May I come in, sir? Yes, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very, very good afternoon. Please take your seat. Thank you, sir. ग्रेजुएशन आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किया हुआ है, Yes, sir. ऑप्शनल आपने हिस्ट्री रखा हुआ है। तो हिस्ट्री में आप बताइए कहाँ फिजिक्स का प्रयोग करेंगे, कहाँ केमिस्ट्री का और कहाँ मैथ का, एक एक एग्जाम्पल बताइए। ठीक है सर। हिस्ट्री में तो जो फिजिक्स और मतलब मैथमेटिक्स का प्रयोग हुआ है वो प्राचीन काल में नहीं, हुआ है। एक साथ नहीं, फिजिक्स का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। सर प्राचीन काल में जो गुप्त काल था वहाँ पे भौतिक विज्ञान का प्रयोग इतिहास में वर्णन है, जैसे कि नहीं, वो प्रयोग नहीं मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतिहास की जब स्टडी करेंगे जी तो कहीं फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं इतिहास के अध्ययन में, कहीं केमिस्ट्री का प्रयोग कर सकते हैं इतिहास के अध्ययन में, कहीं पर मैथ का अध्ययन कर सकते हैं। जी सर। कैसे प्रयोग करेंगे इसका? सर भौतिक विज्ञान का अध्ययन सर जो कार्बन डेटिंग होती है, जो किन्हीं भी अवशेषों की जो उम्र पता करने के लिए होती है, वहाँ पे कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, वो फिजिक्स का उदाहरण है। और सर केमिस्ट्री का उदाहरण जो अ, हड़प्पा काल थी, वहाँ पे जो एक तांबे की जो वो संस्कृति थी, वहाँ पे जो कंपाउंड था और जो पारी की खोज हुई थी गुप्त काल में, वहाँ पे भी केमिस्ट्री का उपयोग किया जा सकता है। और मैथ? मैथ का उपयोग सर सर अभी सर मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैथ के उपयोग। भाई क्या मजाक करते हो? पूरा डेट जितने भी हैं इतिहास के। सॉरी सर, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा मुझे। चलिए, क्रिकेट खेलते हैं आप जी सर। तो चाइना मैन क्यों कहते हैं किसी को? चाइना मैन बॉल भी होती है। सर चाइना मैन बॉल का रीजन तो नहीं पता, लेकिन वो एक गेंद फेंकने की आर्ट होती है। नहीं तो उसको चाइना मैन क्यों कहते हैं? क्यों नहीं इंग्लैंड मैन कह देते हैं? इंग्लैंड में ही क्रिकेट मतलब डेवलप हुआ है। सर रीजन तो मुझे उसका नहीं पता है सर। अच्छा, जी सर। चलिए। अच्छा, पिंक गेंद अभी चर्चा में है, क्या बात है? सर पिंक जो गेंद है वो जो टेस्ट मैच होता है वो डे नाइट खेलने में यूज की जा रही है वर्तमान में। क्यों क्यों पिंक ही यूज की जा रही है? क्यों नहीं ब्लू यूज की जा रही है या ग्रीन यूज की जा रही है? क्यों पिंक ही यूज की जा सर रही है? पिंक का जो कलर कॉम्बिनेशन ऐसा है वो रात में अच्छे से दिख पाती है, और जो उसमें शाइनिंग होती है वो जो लेदर का बॉल होता है वो लाल होता है, तो जो रात में जो खेलने में दिक्कत आती है, जबकि पिंक बॉल से ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, इतिहास। इतिहास में कौन सा कालखंड अच्छा लगता है आपको? सर इतिहास में तो मुझे सभी कालखंड अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक कालखंड की बात की जाए तो सर मुझे आधुनिक काल ज़्यादा अच्छा लगता है। आधुनिक काल। आधुनिक काल को आधुनिक क्यों कहते हैं? सर आधुनिक काल को आधुनिक काल इसलिए कहा जाता है कि जो इसमें जो आधुनिक मूल्य थे, आधुनिक का शब्द को परिभाषित करिए। जो आधुनिक शब्द का तात्पर्य है जो आधुनिक जो बेसिकली मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र। जी सर वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। आधुनिक शब्द का क्या मतलब होता है? हम कहें आप आधुनिक आदमी हैं तो इससे आप क्या समझते हैं? सर इसी से तो मैं यही समझ पा रहा हूँ जो ये तो उदाहरण हो गया लोकतंत्र की बात। लोकतंत्र तो क्या, आप अगर वैशाली पढ़िएगा, अंग मगध काशी कौशल बृज वर्षमल चेद, ठीक है ना? तो वैशाली भी, उसमें भी लोकतंत्र गणतांत्रिक व्यवस्था थी, तो क्या वो आधुनिक नहीं था उस हिसाब से जो आप लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं? सर इसमें ये हो सकता है कि जो मानवाधिकार थे, जो ह्यूमन वैल्यूज़ थी, उससे पहली बार लोग परिचित हुए, ये सर इसके बारे में कहा जा सकता है आधुनिक। एक चीज बताइए, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड मेरी तरफ से। स्पेन और पुर्तगाल, कुस्तुनतनिया के पतन के बाद से यही दो देश थे जो नए मार्ग की खोज में निकले थे। यही दो देश क्यों निकले, बाकी देश क्यों नहीं निकले यूरोप के? सर वहाँ पे जो राजतंत्र पद्धति थी, जो वहाँ पे जो शासक थे, उन्होंने जो भूगोलकर्ता होते हैं, जो अन्वेषक होते हैं, उनको प्रोत्साहन दिया। क्यों इन्होंने ही प्रोत्साहन दिया? अंग्रेज आए ना आखिर अंत में, बाद में वो भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, ठीक है? तो क्यों उनको जरूरत क्या थी प्रोत्साहन देने की? सर अभी थोड़ा याद नहीं कर पा रहा हूँ सर ये रीजन में। ठीक है, थैंक यू, प्लीज। तो आप ये बताइए कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपराधिक करों को बढ़ावा मिला है, तो राजनीति में भी अपराधी जाने लगे हैं। दो शब्द यूज होता है, एक राजनीति का अपराधीकरण, दूसरा अपराध का राजनीतिकरण। जी इन दोनों में अंतर क्या पाते हैं? सर, राजनीति का अपराधीकरण का मतलब है जो राजनीतिक संस्थाओं में जो व्यक्ति जा रहे हैं, तो जो वो किसी न किसी आपराधिक गतिविधियों से संलिप्त हैं या ऐसा उन पे संदेह किया जाता है, तो उसको कह सकते हैं राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। जबकि
अपराधी का जो राजनीतिकरण है, वो सर थोड़ा मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ उसको लेके। थोड़ा सोच लीजिए आराम से, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। थोड़ा सा नर्वस लग रहा हूँ मैं। देखिए, राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ है जब राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों से मदद ली जाने लगती है और उनके सहयोग से चुनावी प्रक्रिया को संपन्न, इसे राजनीति का अपराधीकरण। और अपराध का राजनीतिकरण का मतलब है जब अपराधी सीधे तौर पर राजनीति में भाग लेने लगते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में अपराधियों द्वारा पार्टिसिपेट किया जाने लगता है, तो इसे अपराध का राजनीतिकरण कहते हैं। अपराध के राजनीतिकरण शब्द का पहली बार 1996 में सुषमा स्वराज ने प्रयोग किया था। अब क्लियर हो गए आपने? सांप्रदायिकता किस प्रकार हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चुनौती? जी सर, किस प्रकार सर सांप्रदायिकता एक चुनौती है? हाँ, चुनौती है। सर सांप्रदायिकता का सबसे पहले तो अर्थ ये है कि जैसे किसी भी धर्म के प्रति कोई नागरिक। हम अर्थ आपसे नहीं पूछ रहे हैं मित्र, हम आपसे पूछ रहे हैं कि सांप्रदायिकता हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए कैसे चुनौती है? सर इस प्रकार ये बन सकती है, जैसे जब सांप्रदायिकता फैलती है तो जो समुदाय होते हैं उनके मध्य जो विभेद बढ़ता है, जिसके कारण जो सोशल हार्मनी है वो ब्रेक हो सकती है, तो वो एक लोक व्यवस्था के लिए एक हानिकारक व्यवस्था हो सकती है। और आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे चुनौती है? सर आंतरिक सुरक्षा के लिए कैसे चुनौती हो सकती है? सर अभी थोड़ा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। कब ध्यान देंगे? कब आपका इंटरव्यू है? 28 को सर। 28 को बताइए। 28 को इंटरव्यू है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आप ध्यान अभी तक नहीं दिए। चलिए कोई बात नहीं। धर्मनिरपेक्षता और के बारे में कुछ अभी बताइए। सर धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि धर्म से तटस्थ रहना। जब कोई भी राज्य या राजनीतिक संस्था अपने जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसमें जब धर्म के प्रति तटस्थ रहती है तो सर उसको हम धर्मनिरपेक्षता बोल सकते हैं। क्या एक व्यक्ति के रूप में हम और आप धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं? सर अगर धर्म का जो व्यापक अर्थ लें तो उसमें तो धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम धर्म को रिलीजन से जोड़ें तो सर उसमें हम धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं। क्या आप मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारा भी जाते हैं, एक साथ सब जगहों पर जा सकते हैं? सभी धर्मों की मान्यताओं और मूल्यों का अनुपालन आप कर सकते हैं? सर कर सकता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या जातिवाद की समस्या है। अगर एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप नियुक्त होते हैं, मान लीजिए समाज कल्याण अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति होती है, आपके सामने कुछ इस तरह की समस्या आती है, तो आप कैसे इसको का समाधान प्रस्तुत करें? सर जो जातिवाद को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले सर जो समुदाय के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, सबसे पहले तो उनका क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्रियान्वयन नहीं होगा तो वो जो समाज का जो उछला स्तर है वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे या मुख्य धारा में नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ जो विभेद को लेके जो कानून बने हैं उनका सख्ताई से पालन होना चाहिए। सर ये दो विकल्प में मतलब दो विकल्प। अच्छा अगला क्वेश्चन IR से हम थोड़ा कहना चाहते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की वार्ता होती है, इसकी मीनिंग क्या है? सर 2+2 वार्ता का जो मतलब होता है उसमें एक विदेश मंत्री होता है और एक रक्षा मंत्री होता है, तो वो दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आपस में बात करते हैं, जो चाहे वो मतलब रक्षा मतलब निवेश को लेके बात हो सकती है, ऊर्जा को लेके बात हो सकती है, किसी संदर्भ में भी बात हो सकती है। लाहौर घोषणा पत्र क्या है और यह कब जारी किया गया था? लाहौर घोषणा पत्र सर 1999 में जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो उसके लिए जारी किया गया था, जो भारत पाकिस्तान का जो विवाद है उसको हम ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि उससे पहले 1998 में जो परमाणु परीक्षण करा था उसके कारण भारत और पाकिस्तान में जो था वो विवाद बढ़ गए थे, तो उसी के संबंध में एक लाहौर घोषणा पत्र जारी करा गया था। क्या लाहौर घोषणा पत्र के पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच इस तरह का कोई घोषणा पत्र या समझौता हुआ था? सर अभी इस तथ्य को मैं सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। शिमला समझौता के बारे में नहीं जानते हैं? सॉरी सर, थैंक यू, अब थोड़ा याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बन सकता है? सर उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश सबसे पहले तो इस
तो सबसे पहले तो सर हमें जो वहाँ की जो जनसंख्या है जो कृषि पर ज़्यादातर निर्भर है, सबसे पहले सर हमें उस पे ध्यान देना पड़ेगा। जो कृषि में जो समस्याएं हैं, जैसे वहाँ पे कृषि में सबसे बड़ी समस्या ये है जो कृषि का उपखंडन, यानी कि जो जोत का आकार है वो काफ़ी छोटा हो चुका है, जिसके कारण जो कृषि की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। तो कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना पड़ेगा, और साथ ही जो कृषि का जो मशीनीकरण है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि जो कृषि की जो उत्पादकता है वो बढ़ सके। सर दूसरा इस मामले में हम ये कर सकते हैं, जो वहाँ पे जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं और या जो क्षेत्र के आधार पर हम विभाजन करके जो क्षेत्र के अनुकूल जो भी गतिविधियाँ हैं उनको सर हम वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करके कर सकते हैं। जैसे हाल ही में वर्तमान में बुंदेलखंड जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो उस दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हाल के दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है और राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार की संलिप्तता में संलग्न हो रहे हैं। पहले हम राजनीति में पारदर्शिता की बात कर रहे थे, आज ऐसी ज़रूरत है कि प्रशासन में पारदर्शिता कैसे आए, आपके क्या सुझाव होंगे? सर प्रशासन में पारदर्शिता आने के लिए सबसे पहले सर हमें जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है उस पे सर थोड़ा सख्ताई से पालन करना पड़ेगा, जो प्रशासकों की जो ट्रेनिंग होती हैं, ताकि वो जो निष्पक्षता पारदर्शिता जैसे मूल्यों को ग्रहण कर पाएँ। तो उसके लिए सर हमें ट्रेनिंग को थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। और सर दूसरी तरफ है कि जो उनका मध्य अवधि मूल्यांकन है वो भी हमें करना पड़ेगा। मतलब मध्य अवधि मूल्यांकन में वो दो आधारों पर भी किया जा सकता है, जैसे 20 साल की ट्रेनिंग के बाद किन लोगों को अपने जो जो कार्यकाल है वो जारी रख सकते हैं, जो उनको फिर रिटायरमेंट भी दिलवा सकते हैं। दूसरा तीसरा कारण सर और हो सकता है जो जो कोड ऑफ इथिक्स है उसका सख्ताई से पालन किया जाना चाहिए, और जो कोड ऑफ कंडक्ट है। और सर पांचवा रीजन ये भी एक हो सकता है कि जो ऐसे विभाग हैं जिसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन पे सर हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आप कितना दहेज लेंगे? सर मैं कुछ भी दहेज नहीं लूँगा, मैं दहेज प्रथा के श्योर? विरोध में। यस सर। अंतिम प्रश्न है, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? सर जहाँ तक इस सेवा में मतलब बात है, तो मुझे लगता है कि मेरा चयन हो जाना चाहिए, कि जिस हिसाब से सर मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है। लेकिन अगर फिर भी मेरा चयन किसी कारणवश नहीं होता है, तो जो मैं अपनी गलतियां हैं उनका मूल्यांकन करूंगा और पुनः इस परीक्षा में पास होने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सर। प्लीज इतिहास लौट के आते हैं इतिहास पे। ठीक है, इतिहास में एक बार ऐसा उल्लेख मिलता है कि कुछ जो एक शासक थे, उनके शासनकाल में जो कलाकार थे वो वाद्य यंत्रों की शव यात्रा निकाल रहे थे। ठीक है, तो जब शव यात्रा निकाल रहे थे तो वो ज़ोर ज़ोर से हाय हाय कर रहे थे। तो जब वो बादशाह के घर के सामने से गुजरे तो बादशाह ने अपने किसी अधीनस्थ से पूछा कि ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं। तो अधीनस्थ ने बताया कि बादशाह, ये लोग वाद्य यंत्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा था कि इनसे कह दो कि ये जो शव यात्रा निकाल रहे हैं तो उसकी जो कब्र खोदेंगे उसकी बहुत गहरी कब्र खोदेंगे। किसके बारे में कहा जा रहा है? सर इस वाक्य के बारे में मैं परिचित नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।